बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोइम द गुड मॉरो की ओवरऑल समरी को, मेन आइडिया को, स्टैंजा एनालिसिस को, पोएटिक डिवाइसेस को और वीडियो के एंड पे एग्जाम के रिलेटेड हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। पोइम द गुड मॉरो लिखी गई थी लेट 1590s के अंदर और जॉन डन ने इसको पब्लिश किया था 1633 के अंदर अपनी एक कलेक्शन सॉन्ग एंड सोनेट्स के अंदर। इसके 3 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा की 7 लाइन्स हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है A B C। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो पोइम द गुड मॉरो के अंदर जो मॉरो है उसका मतलब है मॉर्निंग या फिर टू मॉरो। पोइम में स्पीकर इज सेइंग गुड मॉर्निंग टू हिज न्यू लाइफ। वो वेलकम कर रहा है ब्यूटीफुल अवेकनिंग को दैट ट्रू लव हैज ब्रॉट टू हिज सोल। अवेकनिंग का मतलब है वेक अप फ्रॉम वेस्टेड लाइफ इनटू रियल लाइफ। स्पीकर कह रहा है पोइम के अंदर के पास्ट के अंदर बिफोर लव उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम थी और फाइंडिंग लवर उसके लिए बिल्कुल एक वेकअप कॉल की तरह था जिसने टर्न कर दिया उसकी लाइफ को मीनिंगलेस से एक ब्यूटीफुल रियलिटी के अंदर। बेसिकली इस पोइम में अवेकनिंग है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट में जो स्पीकर की लाइफ थी वो मीनिंगलेस थी, उसकी जो सोल थी वो सोई हुई थी और वो टाइम वेस्ट करता था चाइल्डिश थिंग्स के ऊपर, चाइल्डिश चीज़ों के ऊपर। लेकिन प्रेजेंट के अंदर वो जब वेकअप होता है तो अपने लवर को देखता है और रियलाइज करता है कि उसकी जो मीनिंगलेस लाइफ थी अब वो ब्यूटीफुल रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। पोइम की स्टोरी को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करो कि आप सो रहे हो और एक ड्रीम देख रहे हो। तभी आपको किसी ने उठाया, आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो और रियलाइज करते हो कि आप लाइफ की रियलिटी में प्रेजेंट में उठ चुके हो और वो ख्वाब रियल नहीं था। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पोइट ने लव के बारे में कहा है। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं 3 इजी स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास पास्ट यानी कि स्लीप। स्पीकर कहता है कि अपने लवर से मिलने से पहले दोनों जो हैं लवर और स्पीकर दोनों बेबीज थे और वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे चाइल्डिश चीज़ों के अंदर और स्लीप के अंदर। और जो लाइफ थी बिफोर लव वो रियल लाइफ नहीं थी, वो स्लीप थी, वो एक ड्रीम की तरह थी। सेकंड स्टेप पे आते हैं द प्रेजेंट। जब स्पीकर अपने लवर से मिलता है तो ये मीटिंग उसके लिए एक गुड मॉरो की तरह होती है, गुड मॉर्निंग की तरह होती है उसकी सोल के लिए। लवर से मिलने से पहले स्पीकर की सोल डार्क में थी, वो एक वेस्टेड लाइफ जी रहा था और उसकी सोल अस्लीप थी, सोई हुई थी। लेकिन लवर से मीटिंग के बाद इट्स लाइक जैसे सूरज आ गया हो और उसकी सोल ने पहली दफ़ा आंखें खोली हूँ, जिसके लिए वो गुड मॉरो का वर्ड यूज़ कर रहा है। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है प्रेजेंट के बाद वो है देयर वर्ड। देयर वर्ड मतलब कि बेडरूम। स्पीकर और लवर एक स्मॉल बेडरूम में बैठे हैं लेकिन वो जो रूम है उनके लिए एक पूरी दुनिया की तरह है, होल वर्ल्ड वाइड की तरह है। उन दोनों को शिप पर जाने की या मैप को देखने की, नए कंट्रीज़ को डिस्कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ वो जो देखना चाहते हैं वो उनकी आंखों के सामने है उस रूम के अंदर। मतलब कि वो जो रूम है वो उनके लिए एक पूरी दुनिया की तरह है। फिल्म का मेन आइडिया है कि ट्रू लव हर चीज़ को चेंज कर देता है, हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है चीज़ों को देखने का। ट्रू लव के बाद जो एक टाइनी बेडरूम है वो एक होल वर्ल्ड वाइड की तरह बन गया और जो पास्ट लाइफ है वो फील होती है एक डीप स्लीप की तरह कि उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम था और वो एक ड्रीम की तरह था, वो बिल्कुल भी रियलिटी नहीं थी। स्पीकर और लवर एक छोटे से बेडरूम में बैठे हैं जो एक होल वर्ल्ड वाइड की तरह है। उन्हें वहां पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लव सेटिस्फाई कर देता है हर चीज़ को दे वांट। स्टैंजा एनालिसिस पे आते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि ट्रू लव फाइंड करने से पहले, ट्रू लव मिलने से पहले वो और उसका लवर जो है मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे थे। वो कंपेयर करता है अपनी पास्ट की लाइफ को बेबीज के साथ जिनको सिर्फ स्मॉल प्लेयर्स के बारे में पता होता है। इसके बाद यहाँ पे लाइन यूज हुई है और स्नॉर्टेड वुई इन द 7 स्लीपर्स डेन। यहाँ पे एक फेमस स्टोरी 7 स्लीप को रेफर किया गया है जिसमें 7 यंग लोग जो है वो एक बैड किंग से भागकर केव में छुप जाते हैं और उनको वहां पर एक मैजिकल स्लीप आ जाती है 200 सालों की। स्पीकर कहना चाह रहा है कि जो उसकी पास्ट लाइफ थी जब उसके पास ट्रू लव नहीं था तो वो एक डीप स्लीप की तरह थी, वो एक रेगुलर नैप की तरह नहीं थी बल्कि एक 100 ईयर ऑफ स्लीप की तरह थी। मतलब कि वो इतनी डीप स्लीप में था कि वो दुनिया के लिए डेड था। और स्नॉटेड वही इनका मतलब है स्पीकर अपने लवर से कह रहा है कि ट्रू लव मिलने से पहले पास्ट के अंदर हम दोनों अपनी ज़िंदगी को स्नोरिंग अवे कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे हमारी लाइफ को लाइक डीप स्लीपर्स इन केव। वैसे तो स्नोरिंग का मतलब खराटे लेना होता है लेकिन यहाँ पे यूज़ हुआ है वेस्टिंग ओवर लाइफ। उसके बाद वो कंपेयर करता है अपने पास्ट की डिज़ायर्स को प्रेजेंट की रियलिटी के साथ जब उसके पास पास्ट में ट्रू लव नहीं था।
कोई भी ब्यूटीफुल थिंग जिसको वो पास्ट में डिज़ायर करता था, उसके करंट लवर के कंपैरिजन में वो एक शैडो और ब्लरी ड्रीम की तरह है जो डिसअपेयर हो जाता है जब हम वेकअप होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उसके पास्ट की डिज़ायर्स थी, जब उसके पास ट्रू लव नहीं था, अब रियलिटी के कंपैरिजन में वो एक शैडो की तरह है जब अब उसके पास ट्रू लव है। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लव जो है वो रीसेट कर देता है इंसान की मेमोरी और टाइम लाइन को। लव से पहले का जो टाइम होता है, जो पास्ट होता है, वो बिल्कुल एम्प्टी फील होता है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं स्टैंजा को। हमने देखा कि स्पीकर कहता है कि जब वो और उसका लवर पास्ट के अंदर मिले नहीं थे तो उनकी लाइफ जो है वो चाइल्डिश थी, वो वेस्ट कर रहे थे टाइम को और एम्प्टी ड्रीम की तरह थी। वो फेमस स्टोरी 7 स्लीप की तरह, जैसे उसमें लोग 200 ईयर्स की स्लीप में चले गए थे, वो भी 100 ईयर्स ऑफ डीप स्लीप में थे। स्पीकर और उसका लवर भी एक्चुअली में वो डेड थे दुनिया के लिए। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। फर्स्ट लाइन है सेकंड स्टैंजा की, एंड नाउ गुड मॉरो। यहाँ पे प्रेजेंट की बात की गई है कि अब स्पीकर और उसके लवर को ट्रू लव मिल चुका है। वो गुड मॉर्निंग कह रहा है स्पिरिट्स को, मतलब कि उन दोनों की जो सोल्स हैं वो फाइनली वेकअप हो चुकी हैं डीप स्लीप ऑफ पास्ट से, जहाँ पर वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे, लाइफ को वेस्ट कर रहे थे। सेकेंड लाइन है इसकी, विच वॉच नॉट वन एंड अदर आउट ऑफ फेयर। इसका मतलब है जब स्पीकर और लवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो एक दूसरे से जेलिस हैं, सस्पिशियस हैं या फिर अफ्रेड हैं, बल्कि वो देखते हैं प्योर ट्रस्ट और लव से और पीस से। थर्ड लाइन है सेकंड स्टैंजा की, फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। यहाँ पे उनके लव की पावर की बात की गई है कि स्पीकर और लवर का लव इतना पावरफुल है कि वो उन्हें दुनिया की बाकी हर चीज़ के लिए ब्लाइंड कर देता है। वो इतने डीपली इन लव है कि उन्हें दुनिया के बाहर की किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड स्टैंजा की फोर्थ लाइन देखते हैं, एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। यहाँ पे रेफर किया गया है स्पीकर और लवर के स्मॉल प्राइवेट बेडरूम को, कि जो उनका बेडरूम है वो एक पूरी यूनिवर्स की तरह है। उन दोनों का लव इतना ह्यूज और परफेक्ट है कि उनको कहीं भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनका स्मॉल बेडरूम है वहाँ पे हर वो चीज़ है जिसकी उनको ज़रूरत है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड स्टैंजा में प्रेजेंट की बात की गई है। स्पीकर और लवर को ट्रू लव मिल चुका है, उनकी सोल्स के लिए गुड मॉरो हो चुकी है, यानी कि न्यू मॉर्निंग हो चुकी है। ट्रू लव की वजह से वो कम्प्लीटली सेफ और हैप्पी फील कर रहे हैं, और उन दोनों का जो स्मॉल बेडरूम है वो एक पूरी यूनिवर्स की तरह है, जहाँ पे हर वो चीज़ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उन्हें आउटसाइड की किसी भी ब्यूटी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंजा 3 को देख लेते हैं। स्टैंजा 3 की फर्स्ट लाइन में है कि जब स्पीकर और लवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो उन्हें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है जो शो करता है उनके प्योर लव को। उसके बाद जो उनके फेसेस होते हैं, सेकंड लाइन में शो किया गया है कि उनके जो फेसेस होते हैं वो मिरर टू देयर हार्ट होते हैं। उनके हार्ट के अंदर प्योर और जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं लव की, और कोई सीक्रेट्स नहीं होते। एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइन है स्टैंजा 3 के अंदर, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। इस लाइन को हम देखते हैं, ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाती है इसके एनालिसिस के तौर पे। यहाँ पे हेमिस्फेयर का मतलब है टू हाफ्स ऑफ वर्ल्ड। जब हम दुनिया के ग्लोब को देखते हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड को स्प्लिट किया हुआ होता है टू हाफ्स के अंदर, एक साउदर्न होता है और एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है। तो यहाँ पे स्पीकर अपने फेसेस को, अपने और जो लवर का फेस है उसको वो कह रहा है कि वो दोनों मिलकर एक हेमिस्फेयर की तरह एक दुनिया बनाते हैं, और जो उनकी वर्ल्ड है, उनकी दुनिया है, वो बेटर है एक्चुअल प्लेनेट के हेमिस्फेयर से। उसके बाद वो रीज़न देता है कि उनके फेसेस साथ में मिलकर जो वर्ल्ड बनाते हैं, जो हेमिस्फेयर बनाते हैं, वो प्लेनेट के हेमिस्फेयर से बेटर क्यों है। सबसे पहली रीज़न है विदाउट शार्प नॉर्थ, मतलब कि जो रियल अर्थ का ग्लोब होता है, जो रियल अर्थ होती है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, बिटर फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है। लेकिन जो उनका लव है उसमें कोई कोल्डनेस नहीं है, इसलिए उनका लव, उनकी जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा बेटर है। सेकेंड रीज़न है विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, मतलब कि जो रियल अर्थ होती है उसके अंदर सन सेट्स इन द वेस्ट, जिसकी वजह से डार्कनेस आ जाती है जब सूरज गरूब हो जाता है। लेकिन जो लवर और स्पीकर की दुनिया है उसके अंदर सन कभी भी सेट नहीं होता, कभी भी सूरज गरूब नहीं होता, हमेशा ब्राइट और अलाइव रहता है। इसलिए ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो स्पीकर और लवर का हेमिस्फेयर है, जो उनके फेसेस मिलकर बनाते हैं, वो रियल अर्थ के हेमिस्फेयर से बेटर है।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, वट एवर डाइज नॉट मिक्सड इक्वली। ये एक फिलोसफिकल आइडिया है कि नेचर के अंदर हर वो चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है और डाई हो जाती है जो पोरली मिक्सड और अनबैलेंस्ड हो। इसके बाद स्पीकर कहता है क्योंकि उनका लव, उसका और उसके लवर का लव बैलेंस्ड है, वो बिल्कुल भी अनबैलेंस्ड या पोरली मिक्सड नहीं है। उनका लव बैलेंस्ड कैसे है? क्योंकि जो स्पीकर का लव है और लवर का लव है वो दोनों आइडेंटिकल हैं स्ट्रेंथ के अंदर। स्पीकर जितना लव लवर से करता है और लवर जितना लव स्पीकर से करता है, उन दोनों लव की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, वो आइडेंटिकल है। स्पीकर कंक्लूड करते हुए कहता है कि ऑल्दो उनका जो लव है वो पावरफुल है और बैलेंस्ड है, इसलिए वो कभी फेड अवे नहीं होगा। हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो उनका लव है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बन चुका है, मतलब कि मीटिंग ऑफ सोल्स। वो अब किसी भी फिजिकल वर्ल्ड के रूल से ट्रैप नहीं है, मतलब कि देयर लव हैज मूव्ड पास्ट द फिजिकल वर्ल्ड एंड बिकम समथिंग कंप्लीटली इमॉर्टल। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड स्टैंजा में हमने देखा कि स्पीकर और लवर का जो लव है वो परफेक्ट और बैलेंस्ड है। उनके फेसेस जो हैं वो मिलकर हेमिस्फेयर बनाते हैं जो अर्थ के हेमिस्फेयर से बेटर है। और क्योंकि उनका लव परफेक्ट और बैलेंस है, क्योंकि जो स्पीकर और लवर है उन दोनों की लव की जो स्ट्रेंथ है वो आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे को एक ही स्ट्रेंथ से लव करते हैं, तो इसलिए उनका लव कभी भी फेड नहीं होगा। थीम्स पे आते हैं। सबसे पहला थीम है द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ लव। लव की इनक्रेडिबल पावर होती है, ये वेकअप कर देता है इंसान की सोल को और चेंज कर देता है उसकी इंटायर वर्ल्ड को। इस पोएम में हमने देखा कि लव कितना पावरफुल था कि उसने टर्न कर दिया एक स्मॉल बेडरूम को एक होल यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर स्पीकर और लवर को बाहर की किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने की, किसी भी ब्यूटी को देखने की ज़रूरत नहीं थी। सेकेंड थीम है माइक्रोकॉस्म ऑफ लव। माइक्रोकॉस्म बेसिकली कहते हैं मिनिएचर या टाइनी वर्जन किसी भी चीज़ का। पोएम के अंदर हमने देखा कि कैसे इंटायर यूनिवर्स श्रिंक हो गई थी लवर्स के रूम के अंदर। लवर्स और स्पीकर के लिए उनका जो स्मॉल बेडरूम था वो उनके लिए एक इंटायर यूनिवर्स था, उनको बाहर की किसी भी ब्यूटी या किसी भी एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं थी। तीसरा थीम है फिजिकल लव वर्सेस स्पिरिचुअल लव। फिजिकल लव जो होता है वो टेम्परेरी अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू पीपल, टू बॉडीज, जो कि जल्दी फेड अवे हो जाता है इजीली। जबकि स्पिरिचुअल लव जो होता है वो डीप कनेक्शन होता है दो सोल्स के दरमियान, जो उनके रिलेशनशिप को परफेक्ट और बैलेंस्ड बना देता है। इस पोएम के अंदर स्पीकर और लवर के दरमियान स्पिरिचुअल लव को शो किया गया है। इसके बाद हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं जो इस पोएम के अंदर यूज हुई हैं। सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है कॉन्सीट। कॉन्सीट कहते हैं अनयूजुअल और सुपर क्रिएटिव कंपैरिजन को। इस पोएम के एंड में कंपेयर किया गया है ट्रू लव को एलिमेंट मिक्सिंग के साथ। एक फिलॉसफी यूज हुई है कि नेचर के अंदर हर वो चीज़ ब्रेक हो जाती है, डाई हो जाती है जो बैलेंस ना हो और सही तरह से मिक्स हुई ना हो। और यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है ट्रू लव के साथ कि स्पीकर और लवर का जो लव है वो बैलेंस्ड और परफेक्ट है, इसलिए वो कभी भी फेड नहीं होगा। उनका लव बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि जिस स्ट्रेंथ से वो एक दूसरे को लव करते हैं वो स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है। सेकंड पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुई है एलोयन। एलोयन में हम क्विक इनडायरेक्ट मेंशन कर देते हैं किसी चीज़ का, किसी प्लेस का, किसी स्टोरी का जिसके बारे में हर किसी को पहले से पता होता है। यहाँ पे पोएम में एलोयन यूज हुई है जहाँ पे स्टोरी का जिक्र किया गया है, रेफर किया गया है 7 स्लीपर्स डेन को, जिसमें एक किंग से बचने के लिए लोग जाके केव में 100 ईयर्स ऑफ मैजिकल स्लीप में सो गए थे। इसी तरह पास्ट में जब स्पीकर और लवर के पास ट्रू लव नहीं था तो वो भी इसी तरह की मैजिकल स्लीप में थे, डीप स्लीप में थे। वो लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए डेड थे। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम के रिलेटेड। सबसे पहला यह है कि स्पीकर ने पास्ट की लाइफ को डीप स्लीप के साथ कंपेयर कैसे किया है। जिस स्टोरी का अभी मैंने जिक्र किया है 7 स्लीपर्स डेन का, इसका हवाला हम दे सकते हैं कि इसके साथ रेफर किया गया है कि जैसे किंग से बचने के लिए कुछ लोग जाके 100 ईयर ऑफ स्लीप में सो गए थे, तो इसी तरह स्पीकर और लवर को जब ट्रू लव नहीं मिला था तो वो भी डीप स्लीप में थे। वो एक चाइल्डिश जिंदगी गुजार रहे थे, वेस्ट कर रहे थे टाइम को। वो डीप स्लीप में थे और लोगों के लिए ऑलमोस्ट डेड थे। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें ये लाइन मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन के थ्रू बेसिकली माइक्रोकॉस्म ऑफ लव को शो किया गया है कि स्पीकर और लवर का जो लव था वो इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था कि उनके लिए उनका एक स्मॉल बेडरूम उनकी इंटायर यूनिवर्स बन गया था और उन्हें बाहर की, आउटसाइड की किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने की, आउटसाइड की ब्यूटी को देखने की ज़रूरत नहीं थी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये पोइम ब्यूटीफुल जर्नी है जो शो करती है कि किस तरह से ट्रू लव जो है वो वेकअप कर देता है स्लीपिंग सोल्स को, टर्न कर देता है लवर्स के रूम को एक यूनिवर्स के अंदर, और किस तरह से यूनाइट कर देता है स्पीकर और लवर को इमॉर्टल स्पिरिचुअल बॉन्ड के अंदर।